सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शिश पर आता है जब उम्मत के गुनाहों की, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। तमाम आलम इस्लाम बल्कि 18,000 आलम और उनकी जुमला मखलूक़ात को खुदा का महीना, बख्शिश का ख़ज़ीना रमज़ान मुबारक हो। माह रमज़ान जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दूसरा रोज़ा इफ्तार कर लिया। रमज़ान जिसमें नाजिल हुआ कुरान, रमज़ान जिसमें अता की गई हज़ारों रातों से बेहतर रात लैलतुल क़द्र, रमज़ान जिसकी पहली रात ही कैद हो जाता है शैतान, रमज़ान जिसमें बाज आ जाते हैं सरकश जन्नात, रमज़ान जिसमें बंद हो जाते हैं दोज़ख के सारे दरवाजे, रमज़ान जिसमें खोल दिए जाते हैं जन्नत के तमाम दरवाजे, रमज़ान जिसमें बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होता है, रमज़ान जिसमें ऐलान करते हैं फ़रिश्ते, ऐ भलाई और नेकी के तलबगार अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जा, ए बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के वसीले से लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद करता है। हो सकता है तू भी उन लोगों में शामिल हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल न करे कि जिनके रोज़े भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं है। इस रमज़ान मस्जिदों की वो रौनक जो हर साल तेरे इस माह मुबारक में हुआ करती थी, आज कोरोना जैसी गैबी वबा ने छीन ली है। रहमतुल्लाह अलमीन के रब, यकीनन ख़ताकार हम ही हैं, मगर तू तो करीम है, तू तो गफूर रहीम है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, इस बीमारी इस वबा को हमसे दूर कर दे या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल। अगर तू हमसे नाराज़ हो गया है तो सारी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बारगाह अक़दस में हाथ जोड़कर इल्तिजा करती है, मेरे मालिक हमें माफ़ कर दे और इस रमज़ान को कोरोना से पाकी का ज़रिया बना दे। और अपने इब्तिदाइया के आगाज़ में मैं बस यही कहना चाहती हूँ नाज़रीन कि अगर ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लिया जाए तो यकीनन हमारी मौत ईद जैसी होगी। प्रोग्राम की पहली स्टोरी डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देती हूँ। कोरोना नाज़रीन, जिसके ऊपर सबसे पहले इक़दामात सिंध की जानिब से किए गए, वज़ीर आला को हमने कई बार सलाम पेश किया इस बात पर कि जो बेहतरीन इक़दामात किए गए। फिर वक्त और हालात आगे बढ़ते गए, तनकीद भी होती रही, मामलात बिगड़ते भी रहे, जो कहा गया उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया गया। इससे पहले कि मैं आज की जो स्टोरी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई है उसकी डिटेल में जाऊँ, मज़ीद क्या मामलात हैं जिस पर मुझे डिस्कशन करना है उस पर जाऊँ, मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी, क्योंकि कल हमारे लिए नाज़रीन सिंध वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। असेंबली का इजलास होने जा रहा है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस आने जा रहा है। अब उसमें होने क्या जा रहा है, जो ऐलानात किए गए थे, किराया माफ़ के लिए ऐलानात किए गए थे, क्या उस पर अमल दरामद होने जा रहा है? कैबिनेट का जो इजलास होने जा रहा है उस पर तो मुर्तज़ा वहाब साहब सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैबिनेट के इजलास में सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए, किराए के हवाले से बात हुई थी, 50,000 से ऊपर के जो लोग थे उनके हाफ किराए की बात हो रही थी, और इसके साथ साथ 50,000 से जो नीचे लोग थे उनको रिलीफ देने की बात की जा रही थी। कल क्या होने जा रहा है, क्या ऑर्डिनेंस लाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? मुर्तज़ा साहब देखिए किरण, जैसा कि आप बखूबी जानती हैं कि जब से कोरोना वायरस की वबा का पहला केस सूबाए सिंध के अंदर मंजर आम पर आया 26 फरवरी 2020 को, सिंध हुकूमत ने कई फैसले किए, कई ऐलानात किए। कुछ फैसले जो हैं वो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिए गए, बट कुछ फैसलों के लिए आपको कानूनी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। और आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है सूबाई हुकूमतों को कि जब सूबाई असम्बली का इजलास ना हो आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। 4-5 ऐसे बड़े इशूज़ हैं जिसके ऊपर सिंध हुकूमत समझती है कि पब्लिक को रिलीफ देने की ज़रूरत है, मुलाजमीन को भी रिलीफ देने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेसमैन है, उसको भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। जो नौकरी पेशा तबका है जो कि किराए के घर में रहता है उसको भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो उन तमाम चीज़ों को कानूनी शक्ल देने के लिए एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत ने तश्कील दिया है और वो कल कैबिनेट के सामने आएगा और इंशाल्लाह कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो गवर्नर साहब को भेज दिया जाएगा ताकि जो आईनी तकाजा है वो पूरा कर लिया जाए। जुर्माने की भी बात हो रही थी सर कि जो कोरोना फैला रहा होगा, कोरोना फैलाने वाले को 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, तो क्या इस पर भी ये भी ऑर्डिनेंस में शामिल होगा?
नहीं किरण, ये थोड़ी सी गलत फहमी है। कुछ मीडिया चैनल्स पे मैंने ये खबर देखी थी और कल मैंने इसकी तस्दीक भी की थी। बिकॉज ये जांचना, ये साबित करना कि किसकी वजह से फैला है, मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। ये जो सज़ा प्रपोज की जा रही है, वो सज़ा प्रपोज की जा रही है कि जो शख्स भी या जो इदारा भी सिंध हुकूमत के अहकामात को वायलेट करेगा, उनको फाइनेंशियल पेनल्टी का सामना होगा, उनको सज़ा दी जा सकेगी। और सज़ा अब की बार जो है हम फाइन की शक्ल में कर रहे हैं। कैद या जेल हमारा टारगेट नहीं है, हम जेलों को भरना नहीं चाहते। हम लोगों से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लोगों को मेक श्योर करने के लिए वो कानून की पासदारी करें, हम फाइनेंशियल पेनल्टी प्रपोज कर रहे हैं। सही। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप सब कुछ सीधा निकात बता देंगे, कोई ऐसी खुशखबरी इस ऑर्डिनेंस में आ सकेगी जिससे थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले, या अगर रिलीफ ना मिले तो एहतियात के साथ साथ उनके लिए आसानी जरूर हो जाए? जी किरण, देखिए काफी सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सिंध हुकूमत फैसला करने जा रही है। कुछ टैक्सेस के अंदर रियायत की बात की गई थी और पिछले दिनों हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने 4 नोटिफिकेशन इशू किए हैं, जिसके अंदर वेरियस सेगमेंट्स हैं जिनको एग्जेम्पशन दी गई है। साल 2019-20 के जो आखिरी 3 माह हैं, यानी कि अप्रैल मई जून के 3 महीने का जो टैक्स है उसके अंदर छूट दी जा रही है। उसकी मंजूरी कल काबीना से दी जाएगी। आपने किरायों का जिक्र किया, तो किराए के हवाले से कुछ प्रोटेक्शन दी जाएगी किराएदारों को कि उनको बेदखल ना किया जाए ड्यू टू नॉन पेमेंट। एंड एट द सेम टाइम ऐसे घर जहाँ पे किसी बेवा ने मालिक मकान है और उसने किराए पर चढ़ाया हुआ है, या कोई सीनियर सिटीजन है, या कोई ऐसा शख्स है जो कि डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, उसको किराया वसूल करने का इख्तियार होगा। लेकिन आम तौर पर लोगों को रोका जाएगा कि वो किराया। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने खुद सीनियर सिटीजन्स का जिक्र किया, बेवा खवातीन का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है या उनके पास कोई और गुजर बसर नहीं है, उन्होंने अपने घर में ही एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ है और उसी से ही गुजर बसर कर रहे हैं। तो अगर किराया माफ करने की बात हो रही है तो उनके लिए भी क्या साथ साथ सोचा जा रहा है, उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा? खास बात यही है कि इस कानून का इतलाक उन औरतों पे नहीं होगा जो बेवा हैं, जिनका गुजर बसर उस किराए से होता है, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका गुजर बसर जो है उस किराए से होता है, या ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनका गुजर बसर जो है उस किराए से होता है। तो इस कानून का इतलाक इन 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर इंशाअल्लाह लजीज नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ रही थी, बिलावल भुट्टो साहब की वो बात, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, 18वीं तरमीम का तस्करा हुआ था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े गुस्से में ये बात कही थी कि 18वीं तरमीम को अगर छेड़ने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क टूटेगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। बहरहाल इस बात पर आज बात हो रही है, एक टीवी चैनल ने भरपूर इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह चलाई है कि 18वीं तरमीम के इशारे भी मिल गए हैं, कुछ इस तरह की बातचीत भी हो गई है। सूबाई हुकूमतों ने विफाक को ये कह भी दिया है कि ठीक है जी आप कर लें। तब्दीली की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस पर? न सिर्फ तरमीम बल्कि NFC अवार्ड के हवाले से भी नजरसानी का फैसला हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ ये जो कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर ये खबर नशर की गई है, उसकी मैं तरदीद करना चाहूँगा। इस वक्त ये मामला सिंध हुकूमत में बिल्कुल भी कतई तौर पर ज़ेर गौर नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में पूरी सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमारा एक ही इस वक्त महवर है कि किस तरीके से हम अपने सूबे की आवाम को कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, कैसे हम कोरोना वायरस की फैलाव को रोक सकते हैं और कैसे अपनी आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दी जा सकती है। तो इस वक्त हमारा फोकस जो है वो कोरोना वायरस है, हम और किसी मामले के ऊपर सोच विचार नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुर्तज़ा आप तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन आप जी आप कंप्लीट कर लें प्लीज, सवाल भी साथ साथ ले लीजिए ना, उसके साथ ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ये गुजारिश करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस सियासी जमात के चेयरमैन है जो कि पाकिस्तान की फेडरेशन में बिलीव करती है, पाकिस्तान की सिंबल ऑफ फेडरेशन करार दी जाती है। तो हमेशा हम वो फैसले करते हैं जो कि फेडरेशन को मजबूत करते हैं, और हम समझते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम से फेडरेशन मजबूत हुई है क्योंकि आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को और ज्यादा एम्पावर किया, और यही स्पिरिट था ओरिजिनल 1973 के आइन का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। अब आपने कहा कि आप कोरोना की सिचुएशन में सियासी मामलात पर ऐसी चीज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा हैं जो इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोरोना को सियासत की नज़र किया जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का, आप तो भरपूर इसकी तरदीद कर रहे हैं इस बात की। 25 अप्रैल का दिन नाजरीन गुजर चुका है। इमरान खान साहब ने दी थी ये तारीख
और इस पर चीनी इंक्वायरी की फोरेंसिक रिपोर्ट ने आना था। लेकिन फिर उसके बाद वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब ने कहा कि चीनी बहरान की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत मांग लिया। मगर शुगर माफिया के फ्रॉड की नाज़रीन अब नई जो है वो तफसीलात सामने आ रही हैं। माफिया ने अफगानिस्तान चीनी बरामद नहीं की और हुकूमत से सब्सिडी के पूरे मजे लिए हैं। जी हाँ, चीनी को जखीरा किया है मकामी मार्केट में ही, महंगे दामों फरोख्त किया है और अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है। बॉर्डर पर इन और आउट की जाली दस्तावेजात भी तैयार की हैं। FIA इंक्वायरी कमेटी ने इंकशाफ के बाद 9 अप्रैल को स्टेट बैंक को खत लिखा। फैक्ट्री के तनासब से बताया जाए कितने एक्सपोर्टर्स को अफगानिस्तान चीनी भिजवाई गई, एक्सपोर्टर्स के नाम और गाड़ियों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। यानी अब तक सब कह रहे थे कि चीनी बाहर भेज दी है और शॉर्टेज होने पर रेट बढ़ा दिए हैं। मगर यहाँ तो जनाब चीनी माफिया 2 हाथ आगे ही निकली है। अपनी ही हुकूमत से सब्सिडी ली है और अपनी ही आवाम को दुगने दामों बेच दिया। शुक्र है इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, मगर ये सिर्फ कागजों तक ही महदूद ना हो, इस पर कार्रवाई भी की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट न आना इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में ताखीर से 100 अरब के डाके की तस्दीक हुई है। ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की रिपोर्ट में ये कोशिश है। ताखीर से अवाम से हकाइक नहीं छुपाए जा सकते हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर साहब इनको पेश होने की इजाज़त दी जाए। हमारे नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ के लिए भी हमारे साथ मेहमान फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा नबील कबूल साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, जैसा कि मैं चाह रही थी कि आपसे भी पहला पॉइंट 18वीं तरमीम के हवाले से ही ले लूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब तो इस बात की तरदीद करके चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि ना हम इस तरफ बात करना चाहते हैं और ना कोई सियासत करे। आप भी ऐसे ही समझते हैं? किरण, आपने सवाल जो है ना वो मुर्तज़ा वहाब से कुछ डिफरेंटली पूछा आपने। अव्वल तो बात ये है कि 18वीं तरामीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट लेकर आई है और सूबों को इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं 18वीं तरामीम से। हम किस तरह वफाकी हुकूमत का साथ दें जो कि हमें बार बार तंग कर रही है और हमें जो है 18वीं तरामीम के वजह से हमें निशाना बनाया हुआ है। वफाकी हुकूमत ने हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, हमें बहुत तरीके से जो है डिफरेंटली जो है हमें तंग किया जा रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये एक इमेच्योर सोच है इमरान खान की गवर्नमेंट की, PTI गवर्नमेंट की, जो कि ये समझ रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म हो सकता है। वो इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता है क्योंकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास होगा। 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से लेकर आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में या सेनेट में वो सपोर्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग नून सपोर्ट नहीं करेगा। ये 2 बड़े अपोजिशन पार्टीज़ हैं। बाकी ये गिनती के 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो हैं ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वफाकी हुकूमत कामयाब हो सकती है 18वीं तरामीम को ख़त्म करने के लिए। देखें, ख्वाहिश उनकी है, चाहते बहुत हैं, फ्रस्ट्रेटेड बहुत हैं। सियासत इन्होंने कोरोना के ऊपर बहुत करने की कोशिश की। हमने कहा लॉकडाउन करें, इन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि खुद ये हर सूबे में जहाँ इनकी हुकूमत है इन्होंने लॉकडाउन किया और ख़ुद पछता रहे हैं कि इन्होंने देर से लॉकडाउन किया। तो मैं समझता हूँ कि इमेच्योर स्टेटमेंट है इनकी तरफ से या मीडिया में आज से जो चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकेगा। ठीक है। अब सर, अब आप 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून के लिए देखना पड़ेगा कि इनका टिल्ट किस तरफ है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से तो गो अहेड मिल गया है। 2 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 1 सूबे में मखलूद हुकूमत है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी का वर्जन तो बड़ा क्लियर है। मोहम्मद जुबैर साहब, किस तरफ टिल्ट है? क्या कोई बात हुई है इस बारे में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात की जा रही है सर 18वीं तरमीम के बारे में, क्या सोच रही है मुस्लिम लीग नून? मेरे ख्याल है आपने शुरू किया था चीनी से और अब 18वीं सर आऊंगी, चीनी पर भी आऊंगी।
जुबैर नहीं साहब। नहीं, तो पहले उस पर कर लेना। आपने उनसे नबील कबूल साहब से पूछा था, नबील कबूल ने उस पर लगा दिया तो आप उधर चली गई। सर और मैं आपको सर क्रिकेट मुझे वर्ल्ड कप पर मुझे लगा कोई दूंगा लगा तो नहीं आप सकता, क्रिकेट मैं वर्ल्ड आपको कप रोक पर नहीं चल जाएंगे। सकती जुबैर साहब कि आप जवाब किस बात का दें, और आप मुझे बता नहीं सकते कि मैं सवाल आपसे किस बात का करूं। जी सर। नहीं, लेकिन सीधी से मुझे शुरू तो हो जाए। कहा गया था ना कि इस जी पर जी सर, बात सर ये करने के लिए मुझे बुलाया टॉपिक गया टॉपिक था। है, बिल्कुल जुबैर 18वीं साहब, तस्मीम बिल्कुल। पर मेरा ख्याल है जो नबील कबूल ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। चलिए जुबैर साहब, मेरे आप इस पास पर और नहीं कुछ बात नहीं करना है चाह रहे तो ऐड फिर मैं आपसे अगला सवाल ले लेती हूँ। नहीं, मतलब मैं नबील कबूल ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अब जरा ये जो हमारे सामने चीनी बहरान की जो बात आ रही है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, मजीद 3 हफ्ते मांग लिए गए हैं, इस पर मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जो हमारे नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, उसमें जो इशू है वो बहुत सीरियस है, और एज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमें उस पर इजहार करना इसलिए ज़रूरी है, तशवीश का इजहार करना कि ये रिपोर्ट डिले होने का, कि ये इतना एक सिंपल मामला था, उसको ये हर चीज़ में पहले एक रिपोर्ट आती है। आपको पता है ये कब बहरान हुआ था? जनवरी में बहरान हुआ था, अभी मई आने वाला है, और जो 4, 5, 6 सवाल हैं से उसका कि जी फोरेंसिक होगा, फलाना होगा, हर चीज को गटमट करने की कोशिश की जाती है। बड़ा सिंपल सी बात है कि जी चीनी का बहरान आया, चीनी की किल्लत हो गई पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से महंगाई होनी शुरू हो गई। ये क्यों हुआ? यही था ना सवाल। अब उसके पीछे जब आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये हुकूमत आने के बाद इन्होंने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। 10 लाख टन। अब 10 लाख टन इतनी होती है कि आप उसको बेसिकली जाहिर सी बात है उससे तो किल्लत होनी थी, सबको पता था, और जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के उन्होंने भी कहा था, वो भी आपने दे दी। उसके बाद फेडरल हुकूमत ने उसको कहा कि सब्सिडी नहीं देंगे, पंजाब की हुकूमत ने सब्सिडी दे दी। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि ये पंजाब हुकूमत ने बावजूद इसके कि एक फेडरल लेवल पर फैसला हुआ था सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने सब्सिडी दे दी। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। जून 2019 में फिर वफाकी वुज़रा ने कुछ ने रेज किया, पार्लियामेंट में रेज किया कि जी बिजली के बहरान जो हो रहा है उसको प्राइम मिनिस्टर रोकने की कोशिश करें। हम चीखें मारते रहे कि एक्सपोर्ट बंद करें, एक्सपोर्ट बंद करें, एक्सपोर्ट बंद करें। एक्सपोर्ट चलती रही, दिसंबर में एक्सपोर्ट चलती रही, जनवरी में एक्सपोर्ट चलती रही। मतलब जिस मुल्क में इतनी किल्लत थी, हर रोज आप उठा के अपने देख लें चैनल पर के हर रोज की हेडलाइन क्या होती थी पूरे दिसंबर और फरवरी की 11 को जाके एक्सपोर्ट को बंद किया गया। अब इसके सीधे सीधे जवाब दे देंगे भाई, और सीधा सीधा जो रिस्पॉन्सिबल है इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों 10 लाख चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला को अप्रूव किया। काबीना में जब समरी पेश हुई थी तो जरा हमें समझा दें। सबसे सवाल पूछते हैं ना, फोरेंसिक करते हैं ना, तो अपना फोरेंसिक भी तो बताएं ना कि क्यों इजाजत, जबकि मिनिस्टर कंसर्न ने मना किया था। फिर आपके अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के जब सब्सिडी देने के खिलाफ फैसला किया काबीना ने, पाक काबीना ने, तो फिर उस्मान बुज़दार ने कैसे सब्सिडी दे दी? तो अच्छा, ये बुनियादी सवाल जुबैर साहब, आज जो हमारे पास जो डिटेल्स आई है ना, वो बड़े चश्मकुशा डिटेल्स हैं। शुगर तो गई ही नहीं अफगानिस्तान, जाली एग्जिट और एंट्री उसकी लगाई गई है और यहीं पर ही आई, फिर दुगने दामों उसको बेचा गया। आप बिल्कुल सही देखें, मैं 3.5 साल पीसीसी का मेंबर रहा हूँ जब तक मैं गवर्नर नहीं बना था। जब भी ऐसे कोई एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है और उससे रिलेटेड अगर आप सब्सिडी देने का फैसला करते हैं तो सब्सिडी की इजाजत देना कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती। होता यह है कि अगर आपके पास सरप्लस है और आप फैसला करते हैं कि सरप्लस को ठीक करने के लिए मार्केट कंडीशंस को आप प्राइवेट सेक्टर को कहें कि जी आप एक्सपोर्ट करें, तो अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है से 90 रुपए और उनकी कॉस्ट आई थी 100 रुपए, तो वो कहेंगे भाई मैं एक्सपोर्ट क्यों करूं, मुझे तो 10 रुपए का नुकसान होगा। तो फिर हुकूमत ये कहती है अच्छा 10 रुपए हम देंगे, ये इसको सब्सिडी कहते हैं। तो इसमें तो कोई खराब, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट बैंक का एक नुमाइंदा अपॉइंट होता था, कमर्शियल बैंक का एक बंदा अपॉइंट होता था, और वजारत खजाना का एक बंदा अपॉइंट होता था, ताकि जब कोई एक्सपोर्ट में सब्सिडी मांगेगा वो उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाने होंगे। स्टेट बैंक कंफर्म करेगा कि एक्सपोर्ट हुई है,
और उसके बाद जाके जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसको सब्सिडी है। ये इतनी निकम्मी हुकूमत है, इतने निकम्मे मिनिस्टर्स हैं इनके, कि पूरे ईसीसी ने एक फैसला ये नहीं किया कि जी आप सब्सिडी देने का तरीकेकार क्या होगा, कि जो भी आके कहेगा जी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो भी अफगानिस्तान में जाके। तो इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। वो जो कहते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वो बड़े सिंसियर हैं। भाई आपने लूट लिया, आपकी काबीना के जो लोगों ने, जिनको आपने अपॉइंट किया था, खुसरो बख्तियार है, फिर वो दूसरे आपके जहांगीर तरीन है, और पूरा साल तक क्राइसिस चलता रहा, आपने कुछ किया नहीं। तो यू प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सर जुबैर साहब, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तो चार्जशीट आपके लिए खोल के रख दी है मुस्लिम लीग नून के लिए, कह रही है कि सब्सिडीज से सबसे ज्यादा फायदा पिछले 10 सालों में शरीफ फैमिली ने उठाया है। वो देखें, सब्सिडी, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लें। हम इस इशू को, क्राइसिस को डाइल्यूट ना होने दें। पहले तो वो एक अलग है कि अगर आप कहते हैं कि जी सब्सिडी आपने 2014 में क्यों, ठीक है, यही सवाल हो सकता है 2016 में क्यों दी, 2010 में क्यों। उस वक्त के ईसीसी के जो तरीकेकार था, क्या वो जस्टिफाइड बनता था या नहीं बनता था, या 2002 में या 2004 में, वो बिल्कुल आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सब्सिडी देना तो खराब नहीं है। सब्सिडी अगर देखा ना, जहांगीर तरीन तो अब भी मुड़ के कहेंगे, जहांगीर तरीन का तो मौकफ अब भी ये होगा कि भाई मैं तो नहीं था काबीना में, मैं तो नहीं था ईसीसी में, पंजाब की हुकूमत ने सब्सिडी अलाउ की, तो मैंने एक्सपोर्ट किया और मैंने सब्सिडी क्लेम कर ली, मैंने किया क्या। तो सब्सिडी एज सच इज नॉट रॉन्ग, बट अगर वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि सब्सिडी नहीं देनी, और सूबाई हुकूमत उसी की पार्टी की प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में ला के जुबैर साहब, आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है, फैसला करने वाला कसूरवार है, जहांगीर तरीन साहब बेकसूर हैं। बिल्कुल। और सर फिर ये भी ले लीजिए ना जुमला के, इसमें फिर आपको ये भी पता है कि फैसले के हवाले से नाम किस किस के सामने आ रहे हैं और किसका नाम सामने आ रहा है। जब पंजाब की हुकूमत के बारे में बात की जाती है तो वहां पर उस्मान बुज़दार साहब क्लियर करार देते हैं, उनके अपने वजीर खजाना, उनके अपने वजीर सेहत, वजीर खुराक, वो भी कहते हैं कि जी हमारा तो फैसला था ही नहीं, हमने तो इस बारे में कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर नाम घूम कर आया असद उमर साहब का। देखे ना, जब उन्होंने लिख के दिया, फिर उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जब फैसला किया उस्मान बुज़दार, तो शेख रशीद ने इंटरव्यू में डॉक्टर मोहित जीज़ादा को ये बताया आज से 2 हफ्ते पहले कि शेख रशीद ने खुद प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि सब्सिडी नहीं देनी, तो आप उस्मान बुज़दार ने कैसे दे दी, और जबकि उनके अपने वजीर ने लिख के दिया कि नहीं देनी है। तो वजीर आजम ने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। बट क्वेश्चन ये है, अब ये कहते हैं ना रिपोर्ट उन्होंने दे दी, क्यों नहीं उस वक्त किया था? आपने फिर बात की जून 2019 में, असद उमर उस वक्त वजीर नहीं रहे थे, उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा प्राइम मिनिस्टर को कि इन्वेस्टिगेशन करवाएं चीनी के सेक्टर में जो गड़बड़ हो रही है और जिसकी वजह से चीनी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये क्यों हो रहा है। तो क्यों नहीं हो सकता इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर ने की थी? असल सवाल तो ये है। फिर दिसंबर में मैंने खुद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जनवरी में की, शाहिद खान अब्बासी में की। हमने ये कहा कि जी आप चीनी की एक्सपोर्ट क्यों नहीं रोक रहे हैं जब इतनी किल्लत है। जुबैर साहब मैं कता कलामी की आपसे माजरत चाहूंगी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नबील कबूल साहब, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं। वंस अगेन जी, नबील कबूल साहब आप साथ मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले ही कि चीनी बहरान और उसकी रिपोर्ट पर, जो कि अब 3 हफ्ते की मजीद इसमें मोहलत मांग ली है। मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन की जानिब से इस बात पर क्यों शोर मचाया जा रहा है कि रिपोर्ट लेट हो गई। क्या इस चीज़ को आप लोगों की जानिब से सराहा नहीं जा रहा कि कम अज़ कम रिपोर्ट आई तो सही, हुकूमत की अपने खिलाफ एक रिपोर्ट सामने आई तो सही, अब इसका इंतजार कर लिया जाए कि अब इसकी फ्रेंसिक के बाद मजीद क्या रिजल्ट सामने आते हैं, या उससे पहले ही फिर एहतजाज और उससे पहले ही तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया? नबील साहब, किरण, ये जो चीनी का जो बहरान है या आटे का बहरान है, ये सिर्फ इस साल का नहीं है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बता दिया गया था कि उसमें कौन मुलव्वस है,
लेकिन पिछले साल इस बात को दबा दिया गया। ये बात किसी तरीके से ना ऑपोजिशन सीरियस हुई इसको उठाने में, लेकिन इस साल इस दफ़ा जो है पता नहीं क्या वजूहत थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपना फ़ैसला था या किसी और का फ़ैसला था कि DGFIA ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक तरीन लोगों का नाम आया। अब ज़ुबैर साहब ने जो बात की है कि वो जहांगीर तरीन का क्या कसूर है, कसूर तो चीफ मिनिस्टर का है या हुकूमत का है कि सब्सिडी उन्होंने क्यों दी। देखिए, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों मुजरिम है। अब बात यह है कि जहांगीर तरीन हो या बहुत सारे, एक नाम नहीं है, नाम सिर्फ जहांगीर तरीन का इसलिए आ रहा है क्योंकि जहांगीर तरीन मौजूदा हुकूमत में अहम किरदार उन्होंने अदा किया है इमरान खान की सोच पे तब्दीली लाने में कि ये हुकूमत, अगर आप हुकूमत में एज अ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो ये हुकूमत इस तरह नहीं बनेगी कि आप PTI के मेंबर्स को इलेक्शन में खड़ा करें जो सिर्फ 2-3 हज़ार वोट लेकर कामयाब होते हैं, इलेक्टेबल्स को लेकर आए। इसलिए इलेक्टेबल्स क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट, ये जो तहकीकात हुई है, ये वजीर आजम के हुक्म पर नहीं हुई है, ये किसी और की ख्वाहिश पर, किसी और की हिम्मत पर हुई है। देखें, अगर वजीर आजम साहब के हुक्म पर होती तो पिछले साल हो जाती। वजीर आजम पिछले साल खामोश रहे, उन्होंने बचाने की कोशिश की अपने रुफ़काओं को, लेकिन इस साल जो है वो बचा नहीं सकते। और अभी ये जो 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है, मुझे एक बात बताएं, कौन से मुल्क में ऐसा हुआ है कि चोरी के बाद FIR कटने में कहा जाता है कि जी एक मिनट ठहरे, हम पहले इंक्वायरी करते हैं और फिर आपका FIR काटेंगे। FIR का मतलब ही यही होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपके पास किसी ने कंप्लेन लाया, आपने कंप्लेन रजिस्टर किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद जो है कोर्ट सजाएं देती है। वजीर आजम से यहाँ पर मेरी बात सुनो किरण, आप सवाल भी साथ साथ ले लिया करें ना। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन नबील कपूर साहब? इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहकीकात किसी और के नाम पर हो रही है, किसी और की एमओ पर हो रही है। देखिए, इमरान खान हुकूमत चला ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसकी जो डोरें हैं ना हुकूमत की, वो सिर्फ इमरान खान के हाथ में नहीं है। वो जहांगीर तरीन टाइप लोग और भी जो लोग इमरान खान के साथी हैं वो हुकूमत चलाए। इमरान खान खुद फैसला, इमरान खान सियासी बंदा नहीं है। इमरान खान जो भी फैसला करता है वो अपने उन लोगों के मशवरे से करता है जिन्होंने इनको इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनकी पतली गर्दनें हैं वो पकड़ी जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब भी इस केस में दर लिए जाएंगे, और इसके अलावा ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के, हुकूमत के, PTI के वो चंद लोग वो दर लिए जाएंगे जिनकी पतली गर्दन है। अच्छा, अगर ये होता है, कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मैं ये देखूंगी कि आप लोग सराह रहे होंगे। देखें, अगर कार्रवाई हो रही होगी यानी जहांगीर तरीन को या खुसरो बख्त, अब मुझे एक बात, अच्छा एक बात आप भी देखें, आप इतनी यानी चैनल्स में आप आई गई हैं, आपको मतलब एज ए एंकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंकर्स के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर भी एंकर्स को बुला के जो है उनसे मशवरे भी लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर जब नाम आया खुसरो बख्तियार का, जब नाम आया उसके भाई का, उनको प्रमोट करके उनको अच्छी मिनिस्ट्रियाँ दी गई, जबकि नाम आ चुका था उनका, और हमने ये सोचा कि शायद उनको मिनिस्ट्री से निकाल देंगे, लेकिन उनको प्रमोट करके और अच्छी मिनिस्ट्री दी गई। तो मुझे बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को बचाने में लगा है तो 3 हफ्ते का जो टाइम दिया, 3 हफ्ते में आपको इंतजार कर लेते हैं ना, शहबाज शरीफ का नाम नबील कपूर साहब देखिए मेरी बात सुनिए सर, किरण मेरी बात सुनिए, रिपोर्ट सर जल जाया करती हैं नबील साहब। आज फिरदौस आशिक अवान ने जो बात की है, जी जी नहीं किरण, जो फिरदौस आशिक अवान ने जो बात की है ना, उसमें बड़ा वजन है। उन्होंने कहा कि वैसे जब हमारे लोग अंदर जा रहे हैं तो साथ में शहबाज शरीफ को भी अंदर डाल दो इसी केस में। तो ये जो है वो फिर जो है बैलेंस हो जाएगा, तराजू बैलेंस हो जाएगा जी। एक तरफ जहांगीर तरीन को पकड़ लिया, एक तरफ जो है शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, अगर जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया और जहांगीर तरीन को जेल में डाला तो ये हुकूमत गिर जाएगी। चलें, ठीक है सर, आप मुझे जरा सर नैब ऑर्डिनेंस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। हुकूमत लेकर आने चाह रही है नया नैब ऑर्डिनेंस, मामले पर कानूनी माहिरीन से भी राय ली जाएगी, ऑब्वियसली अपोजिशन रहनुमाओं की भी बात की जा रही है, इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। बातचीत हुई है इस हवाले से, राब्ता किया गया है कोई हुकूमत की जानिब से? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आप ही से पूछ रही हूँ नबील साहब।
नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है। हमारे साथ सिर्फ इतना ही राब्ता है कि कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन खोल दो और कोरोना वायरस को जो है के बारे मतलब सियासत लाशों पर हो रही है। हमारे साथ सिर्फ कोरोना ही कोरोना चल रहा है और हम कहते हैं कुछ करो ना कुछ ना करो, वो कहते हैं जी कोरोना में बात करो, कुछ और बात नहीं करो। तो बात यह है कि हमारे से और कोई बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी कि स्पीकर कौमी असेंबली जिनमें असद कैसर साहब, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई है जो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेगी, अपोजिशन रहनुमाओं से, दीगर सियासी जमातों से। और आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से अब तक कोई इस हवाले से राबता नहीं किया गया। सर हाँ या ना में कहिए, मुझे ब्रेक ले रहे हैं। जी नहीं किया बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील कबूल साहब, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोरोना की सिचुएशन पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बढ़ूं कोरोना सेगमेंट की जानिब, एक ऑडियो वीडियो जिसको अलीम आदिल शेख साहब ने ट्वीट किया है, पहले वो जरा मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, उसको सुनिए, फिर हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे और हलीम आदिल शेख साहब भी साथ मौजूद होंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से इस ट्वीट पर, इस वीडियो पर एक खत भी लिख दिया गया है। ऑडियो सुनवाइए। आज 3 फैक्ट्री वालों से मुलाकात हुई है और उस्मान भाई नहीं मानेंगे और बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर वालों को तो मैंने आपको बता दिया था, 5-5, 6-6 खोखा मांग रहे हैं, बड़े साहब बिस्तर पे पड़े हुए ड्रामेबाजी कर रहे हैं और उनकी हमशीरा जो है वो डिमांड रख रही हैं सामने, 5-5, 6-6 खोखा दे दो जैसी मुर्गी है और खोल लो, ठीक है ना, कोई SOPs फॉलो नहीं करने। तो जी ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ये ऑडियो वीडियो के 5-5, 6-6 खोखा मांगा जा रहा है अगर आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है तो, और बड़े साहब की बात की जा रही है। इरशाद संजरानी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं बोल्ड न्यूज़ के। इरशाद, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो खत लिखा गया है, FIA को लिखा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से, जरा मुझे बताइएगा क्या कहा गया है FIA की जानिब से, फैब्रिकेटेड है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताया गया है? बिल्कुल, ये 21 अप्रैल को एक ये वीडियो सामने आई थी जिसमें मुख्तलिफ जो ताजरों को जो SOP के बाद जो है कारोबार खोलने के हवाले से बात सामने आई थी और आज जो है ये सब जो बिल्कुल आज लिखा गया है और तर्जुमान से जो हुकूमत जो है मुर्तज़ा वहाब ने इस खत के हवाले से FIA को ये खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक मुतराद वीडियो जो है सोशल मीडिया पर फैलाकर जो हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की गई है और इसमें हलीम आदिल शेख जो रहनुमा PTI है और अपने स्पीकर जो उनके हवाले से लिखा है कि ये वीडियो PTI के रहनुमा ने जो है ट्वीट की है। कोरंगी इंडस्ट्री और एरिया के जोन के जो सनतकार हैं उनसे भत्ता लेने के इल्जाम के हवाले से हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया था, इस पर मुर्तज़ा ने इस खत में लिखा है कि उन्होंने इस खत को जो इल्जाम को झुटलाया है और साथ ही फिर इस वीडियो में भी ये कहा जा रहा है और ऑडियो में कि एक जो बड़े शख्स हैं जिसका इनडायरेक्टली मकसद आसिफ जरदारी के लिए कह रहे हैं और उनकी हमशीरा यानी कि फरियाल तालुक पर बराह रास्त इल्जाम लगा गया है। इस हवाले से हुकूमत के वज़ीर आला ने आज जो है इजलास हुआ तो उसके बाद मंजूरी के बाद मुर्तज़ा ने खत लिखा है और FIA के डायरेक्टर जो है कराची से उनको ये खत लिखा गया है। अब ये FIA तहकीकात करेगा कि इसके पीछे ठीक है जी, अब इसमें ये कितनी सही है कितनी ये गलत है, इस पर पहले तहकीक होगी और फिर उसके बाद ये अफशा किया जाएगा। हलीम आदिल शेख साहब ने क्योंकि ट्वीट किया था तो उनका रिएक्शन भी बनता है इस पर। हलीम आदिल शेख साहब, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपने शेयर किया है ये वीडियो, ये ऑडियो, तो क्या बगैर तस्दीक के ही ऑडियो वीडियो शेयर कर दी थी या फिर तस्दीक है आपके पास, आपको मालूम है कहाँ से आई है, किसने कहा है, क्या कहा है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि ये कोई 15-20 वॉइस क्लिप मार्केट में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे मूव कर रहे हैं, लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं और लाजिम है सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने कोई तहकीक नहीं की, इंशाल्लाह तहकीक FIA ही करनी चाहिए और FIA को बेस तक जाना चाहिए, इसकी तहकीकात को इसकी रूट तक जाना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए कि सारा वाक़या है क्या। और वजह यह है कि ये इस किस्म के शकूक व शुबात क्यों पैदा होते हैं कि हमने इस शहर में लियारी गैंग वार को देखा है, हमने इस शहर में पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान जिनके लोग नाम ले रहे हैं उनकी सरपरस्ती में अरबों रुपए के भत्तागिरी करते हुए
कत्ल व गारतगिरी करते हुए, गैंगवार चलाते हुए, लूटमार करते हुए हमने शहर में देखा इसी पीपल्स पार्टी को और इसी की लीडरशिप को। तो लाजमी बात है कि जब एक तरफ हो कराए हो कि राशन दे ना रहे हो, इसको बंद कर दो, इसको लॉकअप कर दो, मोहम्मद अली तब्बा को जेल में डाल दो, मात पुनावाला को जेल भिजवा दो। अब एक और ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जी को अगर कोरोना वाला मरीज ने किसी को लगाया उसको 10 लाख तरदीद कर रहे हैं इस बात की, तरदीद कर रहे हैं इस बात की। मुर्तजा वहाब साहब इस बात पे साथ मौजूद थे, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कह रही है? वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की कि ऐसी कोई बात नहीं है जुर्माने वगैरह। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर तरदीद कर रहे हैं और FIA को उन्होंने भेज दिया तो मैं कहता हूँ खुदा आप अपने दाम में सयाद आ गया। अब अच्छी बात है ना, तहकीकात होनी चाहिए कि ये सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनकी वॉइसेस हैं उन तक FIA को पहुंचना चाहिए और उन लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए और ये चीज सामने आ जानी चाहिए। लेकिन हलीम साहब, जो मैं आपको तरदीद के बारे में बता रही हूँ ना, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा कोरोना को फैलाने वालों पर, तो उसकी तरदीद कर रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब, मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वीडियो FIA यकीनन गहराई तक जाएगी। हलीम साहब, मेरा सवाल तो पूरा देखा है मुर्तजा वहाब को, मैंने खुद देखा है मुर्तजा वहाब को कि हम कैबिनेट में लेकर जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस पास करा रहे हैं और उसके अंदर ये होगा कि जो कोरोना वाला अगर किसी को कोरोना लगाएगा तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कैसे तरदीद कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं तमाशा लगाए हुए, तमाशा बनाया हुआ ये जानना कि किसने फैलाया है। उसको बंद कर जी सर, वो कह रहे हैं कि किसने फैलाया है ये जानना, ये देखना जरा मुश्किल है। हम ये वाला काम भी नहीं करना चाहते कि जेलें भर दें, तो कल के ऑर्डिनेंस का भी इंतजार कर लेते हैं ना सर, कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये बता दीजिए हलीम साहब कि अगर ये गलत साबित होती है ऑडियो और वीडियो, तो फिर क्या क्या करेंगे? हलीम आदिल शेख साहब क्या माफी मांगेंगे ऑन एयर इस पर? क्यों जी, साबित तो हो, पहले ये माफी मांगे ना। इन्होंने 4 दिन पहले ट्वीट किया है, सुने मेरी बात, एक मिनट, ये लिखते हैं इमरान खान इज आवर नेशन बिगेस्ट मिस्टेक। ये जिसको दिल करे, 2 दिल करे, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, जिसकी चाहे बेइज्जती करते हैं, जिसके चाहे जो कहते हैं, देना पड़ेगा इनको जवाब। और FIA की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके अंदर पता चल रहा है, FIA को मैं कहता हूँ कि शामिल करना चाहिए कि चंदा कितना इकट्ठा हुआ, राशन कितना आया, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई, खिलाई मखलूक के जरिए कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, किस खिलाई मखलूक को डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितना इस कोरोना में। मुराद अली शाह साहब ने जो कह दिया था कि जी सिंध का, हमारा सिंध का जो डेटा है दुनिया से सबसे ज्यादा आ गया, 400 लोग मर गए, उनके जो फेफड़े हैं वो कोरोना से मिल रहे हैं। हर रोज बैठ के मुराद अली शाह साहब खौफ फैला रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, 20 लाख राशन का दावा करके 3.5 लाख। हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि मुझे अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और जहां तक आप की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल पैनिक के हक में तो मैं भी हूं। मैं बार बार कहती हूं, अगर हम कंट्रोल पैनिक की बात करेंगे तभी लोग हमारे आराम से घरों में बैठेंगे, वरना फिर वो आराम से निकल जाएंगे कि चले जी यहाँ पर कोई मसला नहीं है। बहरहाल कोरोना ना हुआ नाज़रीन, ये शैतान की आंत हो गया है। कोरोना जिस वक्त पाकिस्तान में आया तो कहा जा रहा था कि कोरोना बच्चों को ज्यादा मुतासर नहीं करता, मगर अब जो नंबर्स सिर्फ एक सूबे से आए हैं वो इंतहाई हैरान कौन, इंतहाई परेशान कौन है कि सिंध में 10 साल से कम उम्र 182 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ये बता रहे हैं कि 60 साल उम्र के 900 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, यानी सिंध के 25% केसेस बुजुर्गों और बच्चों पर मुश्तमिल अफराद हैं। सिंध में जाबाक अफराद की तादाद 81 हो गई है, 4200 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। मुतासरीन के मामले में पंजाब सर फहरिस्त है, 5000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, मगर पंजाब में भी अमवात की तादाद सिंध के बराबर 81 हैं। मुल्क भर में अमवात की तादाद 272 हो गई है, मजमूई केसेस भी 13106 हो गए हैं। यहाँ ये आपको एक पहले वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वीडियो के साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम मुख्तलिफ न्यूज़ बुलेटिन में देख रहे हैं, ये खुशखबरी दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि वुहान जहाँ से इस तमाम वबा का आगाज़ हुआ था, और वहाँ पर अब एक भी केस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, लोग नहीं मौजूद हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तानियों को भी खुशखबरी दूँ कि हमारे पास दिल के मरीज़ नाज़रीन, शुगर के मरीज़, ब्रेन हैमरेज के मरीज़, दीगर आर्जे में मुब्तला लोग, बुजुर्ग अफराद जिन्हें कोई तकलीफ हो, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये हमारे लिए इसलिए खुशखबरी है क्योंकि अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ ना, उसके बाद शायद आपको शर्म से खुश होना चाहिए। दिखाइए। यहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए आया था और इन्होंने मुझे कोरोना के चक्करों में डाल दिया है। ये देख लें, यहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, ये देख लें आप खुद अपनी आंखों से। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से निकलवाएं, आपकी मेहरबानी।
ये देखें यहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, कोई स्टाफ नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें परेशान करके रखा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है। देख लें आप, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे सारे बेचारे मरीज जो है परेशान हुए हैं। हमें कुछ नहीं कर रहे, हमें रिपोर्ट बताते हैं ना, कुछ करते हैं, बस बैठा के रखा हुआ है। रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं है कुछ। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। ये देखें पूरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, पैक हुई हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई स्टाफ नहीं है। ये नाज़रीन जो वीडियो आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, ये रात के गालिबन 1:30 या 2 बजे का वक्त था कि जब मुझे व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी और उस वक्त मैंने इस वीडियो को देखा था। उस वक्त से मुझे ये वीडियो का सोच कर चक्कर आ रहे थे और एक बार फिर अब जब मैंने आपको दिखाई है तब अगेन मेरी कैफियत इस तरह भी कैफियत है। ये क्या है? ये होता है आइसोलेशन वार्ड। इस तरह से कोरोना के मरीजों की देखभाल हो रही होती है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इस वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं, वो तमाम लोग बता रहे हैं कि हम किसी और आर्जे में मुब्तला थे, हॉस्पिटल आए थे, अपना चेकअप करवाने आए थे कि हमें कोरोना वार्ड में रख दिया गया। वहीं पर ही डेड बॉडीज भी मौजूद हैं, लोगों को मुर्दों के साथ छोड़ दिया गया है। कोई लाशें उठाने के लिए अस्पताल में मौजूद नहीं है, ना लाशें उठाने के लिए मौजूद है, ना जो मरीज वहां पर मौजूद हैं उनको अटेंड करने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर कोई मौजूद है। इमरान खान साहब, मुराद अली शाह साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो खुदारा आपके सीनों में भी दिल है, खुदारा एक्शन लीजिए। ये अस्पतालों में क्या हो रहा है? मुसलसल हम देखते हैं कहीं ओपीडीज बंद है, कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चे उठाए, कोई बाप तरस रहा होता है, तड़प रहा होता है कि मेरा बच्चा बीमार है, इसे हॉस्पिटल जाने की इजाजत दे दो। कहीं हमें तबीब नहीं मिल रहे हैं, कहीं हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि लोग हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, सीट पर अपने उस बेड पर मौजूद तो हैं जहां पर इलाज होना है, लेकिन इलाज करने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं है। ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। कोरोना अलग है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर बीमारियां भी हैं, लोगों को इलाज मुआवजे की जरूरत है। बार बार मैं ये बात कर रही हूँ, खुदारा इस पर तवज्जो दीजिए। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है इस कोरोना के हवाले से। टेक्सटाइल ग्रुप, इसके मालिक मारूफ सनतकार हैं मेहताब चावला, जो कि कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। कोयटा के मजीद 20 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो गए हैं। एक और लास्ट टॉपिक जो है आज के प्रोग्राम का, उसके जानिब मैं जाना चाह रही हूँ। और नाज़रीन, सलीम मलिक साहब, जिन्होंने, मैं सोशल मीडिया पर अभी देख रही थी, बड़ी इस बात पर तनकीद की जा रही है कि आ गए जी 19 साल के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया। तो भाई 19 साल के बाद अगर उन्होंने अपनी मैच फिक्सिंग का एतराफ़ किया है, माफ़ी मांग ली है, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि मलिक क़य्यूम साहब जस्टिस रिटायर्ड इस वक्त मुझे प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सलीम मलिक साहब की मैं वीडियो पहले चाह रही हूँ कि वो ज़रा सुनवा दीजिए, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आपने इसकी रिपोर्ट तैयार की। जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने सलीम मलिक साहब को सज़ा सुनाई थी। मलिक क़य्यूम साहब, सिर्फ मोहम्मद आमिर, सलमान बट, शर्जील अहमद, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको मैच फिक्सिंग ICC और फिर उसके बाद वहाँ पर इनको सज़ा भी हुई, जुर्माने भी हुए, इन्होंने अपनी सज़ाएं भी काटी। सज़ाएं पूरी हो जाने के बाद अब वो दोबारा टीम का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान के लिए सर्व भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। वाई नॉट सलीम मलिक? आप नहीं समझते कि जब उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो फिर उनके लिए भी, उन्हें भी क्रिकेट खेलने का या क्रिकेट के लिए काम करने का मौका मिलना चाहिए? सर, ये तो बीबी जिन लोगों को इस्तकाक है वही ये चीज फैसला कर सकते हैं। मैंने तो जो मेरे ज़िम्मे लगा था उसका फैसला कर दिया है और उसको इन्होंने आज कन्फेस भी कर लिया है कि मुझे माफी दे दी जाए। माफी देना या ना देना ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है। अच्छा क़य्यूम साहब, सर आपकी रिपोर्ट में बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वकार यूनुस साहब का नाम था, अताउर रहमान साहब का नाम था, इंज़िमामुल हक का नाम था, सईद अनवर का नाम था, अकरम रज़ा, इन लोगों के ऊपर भी 1-1 लाख रुपए के जुर्माने हुए थे, आयद किए थे आपने। तो मुझे बताइए कि जब सलीम मलिक कह रहे हैं ताउन का, तो क्या कहते हैं आप, इनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है? अब इनके लिए भी परेशानी होगी? इसका मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये तो सलीम मलिक साहब ही बता सकते हैं कि क्या खतरे की घंटी है जो उन्होंने बजाई है।
मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। सर जब आपने अब आपकी जब रिपोर्ट सामने आई है उसमें इन तमाम लोगों के नाम है, तो आपने किसी न किसी बुनियाद पर तो खदशात का इजहार किया होगा ना, तभी 1 लाख रुपए का जुर्माने भी इनके ऊपर आयद किए गए थे। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर वो ताउन कर रहे हैं आईसीसी के साथ, पीसीबी के साथ, वो तमाम चीजें बताने के लिए तैयार हैं, तब इनके लिए, ये तमाम लोगों के लिए आई एम श्योर पीसीबी ये सारी चीजें कंसिडर करके फिर ही फैसला करेंगे। आपकी जाती राय में सर क्या समझते हैं आप? सलीम मलिक साहब को खेलने की इजाजत होनी चाहिए, क्रिकेट के लिए सर्व करने की इजाजत होनी चाहिए? जजेस जो होते हैं वो बोलते नहीं है, उनकी सिर्फ जजमेंट ही बोलती है। तो मेरा जो काम था मैं वो पूरा कर चुका हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जिंदगी बखैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।